हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 19। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 19। तो लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हम फटाफट। तो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 18 था, लेक्चर नंबर 18 ये पूरा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर था और हमने क्या करे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। हमारे जो न्यूमेरिकल थे वो तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे जनरली। पहला था हमारे पास परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन, परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। दूसरा हमारे जो टॉपिक जो हमने न्यूमेरिकल में कवर किए थे दैट इज हीटिंग ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, और थर्ड टाइप की कैटेगरी हमने न्यूमेरिकल में कवर की थी दैट इज मिक्सचर, मिक्सचर एनालिसिस। तो ये सब टॉपिक हमने क्या करे थे, कवर किए थे अपने न्यूमेरिकल के अंदर। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 19। मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का ये हमारा थर्ड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पीओएसी, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन। अब होता क्या है इसको समझो। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन लिखी। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे हमारे, और हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, हमारे प्रोडक्ट में। हमारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मैंने लिखी है, एक जनरल केमिकल रिएक्शन। तो आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, दिस इज अवर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दो साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड और एक होती है हमारी प्रोडक्ट साइड। अब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट is remain constant in reactant or product side, in a reactant or product side in a chemical reaction, in a केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड। सपोज करो, एक एग्जांपल लेके मैं इसे समझाता हूं। अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये यहाँ पे आ गया, रिएक्टेंट हमारे कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट साइड हमारे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन से, सपोज कीजिए नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन। ठीक है, और इनके जो नंबर ऑफ एटम है, सपोज करो नाइट्रोजन के x1 एटम है, सल्फर के x2 एटम्स, मैं लिख भी देता हूं एटम्स, और ऑक्सीजन के हमारे पास x3 एटम्स हैं, फास्फोरस के x4 एटम्स हैं, और कार्बन के हमारे पास क्या है, x5 एटम्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड ये तो हो गए हमारे पास एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट्स के ये क्या हो गए, इंडिविजुअल एटम। तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट साइड पे होंगे वही सेम एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड पे अवेलेबल होंगे। तो प्रोडक्ट साइड पे भी जो एलिमेंट्स होंगे वो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन, यही 5 एलिमेंट आपको प्रोडक्ट साइड मिलेंगे। और इन पांचों एलिमेंट के जो एटम, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड थे वही नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड पे होंगे। तो नाइट्रोजन हमें x1 एटम्स मिलेंगे नाइट्रोजन के, उसी तरीके से सल्फर के x2, ऑक्सीजन के x3, फास्फोरस के x4 और कार्बन के x5। तो होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में
जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के वो कैसे रहेंगे, कंजर्व रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखवाएंगे। पॉइंट क्या हमारे पास, पीओएसी, या फिर आप यहां लिख सकते हो, एक मिनट, पेन टैब वर्क नहीं कर रहा है मेरा, फिर से लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ अब सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ओवेस पीओएसी। जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो हमारी पीओएसी को क्या करेगी बेटा, ओवे करेगी, मतलब पीओएसी को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप देख सकते हो। सपोज करो मेरे पास एक ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन गैस है रिएक्टेंट साइड, और ये जो ओजोन गैस है ये क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। ये जो हमारे पास ओजोन गैस है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। सपोज करो ओजोन गैस का जो मास है वो मैंने ले लिया x ग्राम। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको बताना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीओएसी लगाएंगे। तो पीओएसी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब पीओएसी क्या लगेगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगेगा। तो आपको इस किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जिस केमिकल रिएक्शन में आप जब पीओएसी अप्लाई करोगे तो किसी भी एक एलिमेंट पे अप्लाई करोगे। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, कौन से रिएक्शन की, जिसमें मेरा ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देखोगे रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड भी एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड भी हमारा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम पीओएसी जो अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन पे। तो पीओएसी कहती क्या है, पीओएसी ये कहती है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एट रिएक्टेंट साइड, या फिर आप रिएक्टेंट साइड तो अब आपको पता ही है क्या है, तो आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन in O3 is equal to the number of atoms of O in O2। मतलब O3 में जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम है वही टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के O2 में। ठीक है, अब आप यहां देखो, अब ओजोन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये आपको पता है, कैसे निकाल सकते हो। सपोज करो मेरे पास O3 है, यहां पे बता रहा हूं मैं, O3 गैस है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना ओजोन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ओजोन। ये हो गया हमारे पास ओजोन गैस। अब ओजोन गैस का मास आपको पता है कितना, x ग्राम। तो क्या आप ओजोन गैस के मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है x, और मोलर मास कितना हो जाएगा ओजोन का O3 का, दैट इज 16 into 3 इज इक्वल टू 48। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन 48। तो ये जो x अपॉन 48 आए हैं, ये x अपॉन 48 क्या है, मोल्स। x अपॉन 48 जो आए हैं ये क्या है, मोल्स ऑफ O3 आए। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आप O3 का एक मॉलिक्यूल बनाते हो तो कितने ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट है, 3O एटम की आपको क्या है, रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जब आप ओजोन के x/48 मोल्स बनाओगे तो x/48 मोल्स बनाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा। अगर आप यहाँ देखोगे x अपॉन 48 इंटू 3, तो ये आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास क्या आ गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप बताओ किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर बेटा कितने यूनिट पार्टिकल होते हैं, Na यूनिट पार्टिकल होते हैं। तो ऑक्सीजन के इतने मोल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन के यूनिट पार्टिकल्स होंगे, तो आप यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये वाला जो टर्म्स है जो बता रहा है आपको x अपॉन 48 इंटू 3 इंटू Na, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन O3। अब आप निकालो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, सेम तरीके से निकालेंगे। अब O2 का निकालने के लिए हम कलर चेंज करके यहाँ पे बताते हैं।
आपको O2 का मास पता है, कितना है आपका O2 का मास, WO2 ग्राम, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकते हो, तो WO2 डिवाइडेड बाय 32, ये क्या आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे WO2 डिवाइडेड बाय 32, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ O2। अब आप देख सकते हो O2 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन के WO2 बाई 32 इतने मोल्स बनाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, इंटू 2 कर देंगे। इट मीन्स WO2 बाई 32 इंटू 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर Na यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट what value, WO2 by 32 into 2, this into Na, this value represent number of ऑक्सीजन एटम, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने बेटा करा क्या है, मैं पहले इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करूंगा फिर बताऊंगा। हमने करा क्या, हमने जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ O एटम इन O3, और ये वाली क्या वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ O एटम इन O2, नंबर ऑफ O एटम इन O2 गैस, या O3, यहाँ पे गैस भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास POAC। तो POAC हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमें ये देखना है, हम जब भी POAC अप्लाई करेंगे तो किसी एक एलिमेंट को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड है उन्हीं को हम इक्वल कर देंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। आपको क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को, इन दोनों मतलब आपको सेम एलिमेंट्स के टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को इक्वल करना है, इसी को हम बोलते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, यहाँ पे आप नोट करके भी लिख सकते हो, इफ X is element in any chemical reaction, in any chemical reaction, अगर मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में X क्या एक एलिमेंट है, तो बेटा X एक एलिमेंट है, मतलब X एलिमेंट हमारा रिएक्टेंट साइड पे भी मिलेगा, X एलिमेंट हमारा प्रोडक्ट साइड पे भी मिलेगा। तो आप यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू POAC, अकॉर्डिंग टू POAC के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ X in reactant side is equal to total number of X in product side, ये है हमारे पास जनरल POC, ये इसे हम कहते हैं POC का स्टेटमेंट। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई X एक क्या एक एलिमेंट है, हमारा X क्या एक एलिमेंट है, तो उस X एलिमेंट के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड में और टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे उस X एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं नोट डलवा के एक और चीज भी लिखवाना चाहूंगा, ठीक है, ये भी आप नोट में लिखोगे। बेटा POC का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब मैंने POAC अप्लाई किया था कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम पे, POAC में कहाँ पे अप्लाई कर रहा था, ऑक्सीजन पे, तो ये मेरे पास रिएक्शन आई थी, ये आपको दिख रही है रिएक्शन। तो आप यहाँ देखो इस रिएक्शन में दोनों साइड Na आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये Na क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। इट मींस यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि POAC है तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन,
पर हम उसे मोल्स के टर्म्स में भी लगा सकते हैं, आप ये समझ में आ रहा है? यानी क्या बोला, पर इसके लिए क्या है, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, आपको मैं बताता हूं। आप यहां लिख लो पहले, वी कैन ऑल्सो अप्लाई POAC in terms of element moles, एलिमेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ गया? हम एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी अपना POAC को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ मोल से एलिमेंट के एटम लिखोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल से एलिमेंट के एटम लिखोगे तो आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों साइड Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला है कि POAC को हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे पास ये है हम आपका आज का क्वेश्चन, आ 13.8 ग्राम sample of K2CO3 potassium carbonate was treated in such a way that all of its carbon was captured in compound K2ZN3FeCN6 का whole twice। तो बेसिकली हो क्या रहा था बेटा, हमारे पास K2CO3 था, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। आपने क्या करा, इसका ट्रीटमेंट किया। आपने क्या करा है, ट्रीटमेंट करा है। मैं यहां लिख देता हूं, आपने क्या करा है, इसका ट्रीटमेंट करा है। तो ट्रीटमेंट करने पे हुआ क्या बेटा, इस K2CO3 के अंदर जो कार्बन था, इस K2CO3 के अंदर का जो कार्बन था वो पूरा का पूरा कार्बन क्या हो गया है, K2ZN3FeCN6 होल ट्वाइस। पूरा का पूरा जो कार्बन है इस K2CO3 का पूरा कार्बन क्या है, इस कंपाउंड के अंदर कैप्चर्ड हो गया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, K2CO3 was treated in such a way that all of its carbon was captured in a compound K2ZN3FeCN6 whole twice to compute the mass of this product in gram। आपको क्या करना है, आपको जो K2CO3 का सैंपल था इसका मास गिवन है 13.8 ग्राम। इसके अंदर का जो कार्बन है वो पूरा का पूरा कार्बन किस में चला गया, K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपको क्या करना है, मास बताना है। तो मैंने इसका मास ले लिया x ग्राम। कितना ले लिया मैंने, x ग्राम। तो बेटा अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो मेरे पास एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट। किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन एलिमेंट की। वो कार्बन एलिमेंट K2CO3 के अंदर था, अब वो पूरा का पूरा कार्बन एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर आ गया है। इसका मतलब अब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो POAC। अब POAC आप किस पे अप्लाई करोगे, कार्बन पे। POAC आप किस पे अप्लाई करोगे, कार्बन पे। तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख देते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम होता है हमारे पास 19K39। इसके बाद कार्बन होता है 6C12, ऑक्सीजन होता है 8O16, और पोटेशियम आ गया, जिंक आएगा, जिंक होगा 30Zn65, और Fe की बात करेंगे, Fe होगा हमारे पास 26Fe56, और कार्बन नाइट्रोजन की बात करेंगे 7N14। क्लियर हो गया? तो मैंने ये सब आपको एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके मैंने आपको मोलर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता दिया, ताकि अब मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, POAC अप्लाई करनी है कार्बन पे। तो कैसे अप्लाई करेंगे POAC ऑन कार्बन, का मतलब कार्बन, या फिर लिख सकते हैं हम टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट इन K2CO3 इज इक्वल टू टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट इन
K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस। क्लियर है ये? यहां तक समझ में आया? अब देखो बेटा, आपको K2CO3 का क्या पता है? मास पता है। तो K2CO3 के आप मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है? 13.8 अपॉन K2CO3। तो K2CO3 का जो मोलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास, मैं बता देता हूं आपको, 138। तो बेटा आपने ये क्या करा? मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट को अगर आप मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया आपके पास? मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके आए? K2CO3 के। पर हमें क्या देखने? कार्बन के मोल्स। तो आप यहां देख सकते हो कि K2CO3 में K2CO3 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब K2CO3 के 13.8 बाय 138 इतने मोल्स बनाने के लिए कार्बन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1 से आपने मल्टीप्लाई करा। तो दीज आर द मोल्स ऑफ कार्बन। ये क्या आ गया हमारे पास? कार्बन के मोल्स आ गए। समझ में आया कैसे आए? हमने सबसे पहले K2CO3 के मोल्स निकाले, फिर हमने देखा कि K2CO3 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक कार्बन की जरूरत है। इसका मतलब K2CO3 के 13.8 डिवाइडेड बाय 138 इतने मोल्स बनाने के लिए कार्बन के सेम मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब आप आगे देखो, यहाँ पे टोटल कार्बन एटम प्रेजेंट इन K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस। अब आपने इस पर्टिकुलर, इस पूरे कंपाउंड का, आपने इस पूरे कंपाउंड का जो मास लिया है वो मास कितना ले लिया? x ग्राम। तो इस पूरे कंपाउंड के आप मोल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो वो कैसे कितना आएगा मैं बताता हूं, आप एक बार चेक कर लेना आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, और एक का 6 से मैंने मल्टीप्लाई करा, Fe का 56 हो गया, इंटू 2 करा। इसके बाद पोटेशियम 39 प्लस 39 एंड जिंक 65 प्लस 65 प्लस 65, 697। तो बेटा मोलर मास जो आ रहा है वो 697 ग्राम पर मोल आ रहा है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखवा भी देता हूं क्या? द मोलर मास ऑफ K2CO3 is 138 gram per mole and the molar mass of K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस, CN6 का होल ट्वाइस। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 697 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बेटा ये जो आए ये क्या आ गए हमारे पास? मोल्स आ गए। पर ये मोल्स किसके आए? ये मोल्स हमारे इस कंपाउंड के आए। अब आप ये देखो, इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है? इस कंपाउंड का जब आप एक मोल बनाओगे तो आप, या फिर आप इस ऐसे बोलो, इस कंपाउंड का आप जब एक मॉलिक्यूल बनाओगे तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल हमें 12 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। कितने? 12 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के इतने मोल्स बनाने के लिए कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होगी? आप यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मोल्स ऑफ कार्बन आपके पास आ गए। यहाँ पे आपके पास क्या आ गए? मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। आप चाहो तो मैं आपको एक बार और भी समझा सकता हूं। क्या? K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस, इसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 12 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के इतने मोल्स बनाने के लिए कितने कार्बन के मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा। मैंने अभी आपको क्या बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप चाहो तो वी कैन अप्लाई द पीओएसी। हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे तो पीओएसी को इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट के मोल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोल्स मतलब ये तो मेरे पास मोल्स ऑफ कार्बन आए। समझ रहे हो आप बात? अगर मैं एटम ऑफ कार्बन निकालूंगा तो Na से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ भी मेरे पास क्या है बेटा? ये मोल्स ऑफ कार्बन आए। अगर मैं यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइटम ऑफ कार्बन आएंगे, दोनों साइड Na क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो पीओसी से क्वेश्चन हमारा कितना ज्यादा सिंपल हो गया।
ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करने पे, तो 13.8 डिवाइडेड बाय 138, ये तो 0.1 आ जाएगा, इंटू 697 तो 69.7 डिवाइडेड बाय 12, 5.80 ग्राम, 5.80 ग्राम। ठीक है, तो यहां देखो आप कितना आसानी से हमने निकाला। आपसे पूछा था कंप्यूट द मास ऑफ दिस प्रोडक्ट इन ग्राम, कंप्यूट द मास ऑफ दिस प्रोडक्ट इन ग्राम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट का जो मास आया वो कितना आया हमारे पास, व्हाट इज द आंसर, आंसर हमारे पास आ गया, इसको आप करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने पीओएसी अप्लाई की। पीओएसी अप्लाई करने के लिए आपको यहां समझना पड़ेगा कि एक एलिमेंट को आप देखोगे, एक ही एलिमेंट के ऊपर आप पीओसी अप्लाई करोगे, उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को क्या करोगे, इक्वल करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पी, पी है हमारे पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। तो इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ sodium dihydrogen phosphate NaH2PO4 is treated with a mixture of ammonia and magnesium ion to precipitate magnesium ammonium phosphate MgNH4PO4.6H2O. This is heated and decomposed to magnesium pyrophosphate Mg2P2O7, which is weighed. A solution of NaHPO4 yielded 3.33 gram of Mg2P2O7. What weight of NaH2PO4 was present originally? तो कितना कैसा क्वेश्चन है, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन है क्या। इतना लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है हमें, इतना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो गया और थक भी गया। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन समझो। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था NaH2PO4, NaH2PO4 का क्या था, मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था। तो आप ये देख सकते हो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब आप देखो इस कंपाउंड के अंदर क्या है, फास्फोरस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एलिमेंट फास्फोरस दिख रहा है, पी। तो आपका एम क्या था, आपने इस पी फास्फोरस का ही क्या करा, एस्टिमेशन करना चाह रहे थे। मतलब जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन था NaH2PO4 का, इसके अंदर कितना फास्फोरस है, आप इसका एस्टिमेशन कर रहे थे। तो आपने इसका एस्टिमेशन कैसे करा, अब उसको समझो। इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ फास्फोरस एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaH2PO4 is treated with a mixture of ammonia and magnesium ion. अब आपने इस पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaH2PO4 का क्या करा है, आपने ट्रीटमेंट करा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, ट्रीटमेंट करा। ट्रीटमेंट किसके साथ करा है हमने, मिक्सचर ऑफ अमोनियम NH4 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस करा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक प्रेसिपिटेट मिला है। और वो मैं इरेज थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो इस एक्वस सॉल्यूशन का अमोनियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, और ट्रीटमेंट करने पे आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट आपको मिलता है, आपको ट्रीटमेंट करने पे मिलता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट आपको मिला। ठीक है, ये जब आपने ट्रीटमेंट करा तो आपको ये मिला। अब आपने क्या करा है, आपने इस जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट था, इसको आपने क्या करी है, हीटिंग करी है। और हीटिंग करने पे क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। और डिकम्पोज हमें क्या मिला, हमको मिला है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। समझ में आया, ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब यहां देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ NaHPO4 यील्डेड, एक बार रुकिए, NaH2PO4 yielded 3.33 ग्राम ऑफ Mg2P2O7। अब जो मैग्नीशियम
पायरोफॉस्फेट बना है, ये कितना बना है, ये हमारे पास बना है 3.33 ग्राम, ठीक है। और व्हाट द वेट ऑफ Na H2PO4, Na H2PO4 का वेट सपोज करो x ग्राम मैंने मान लिया, और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा। अब देखो क्वेश्चन समझ में आया। हुआ क्या है, हमारे पास सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट था, इसका मैंने ट्रीटमेंट करा है अमोनियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, जिसकी वजह से मुझे मिला है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। फिर मैंने इसकी हीटिंग करी, हीटिंग करने पे ये हो गया डिकम्पोज, और डिकम्पोज हो गया हमें मिला है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब जो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है वो 3.33 ग्राम मिला है। और बाकी आपसे पूछा गया है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का मास कितना होगा, वेट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अब आप देखो, आप क्या करना है आपको बेटा, जो बीच वाला टर्म्स है, इस पूरे बीच वाले पार्ट को आप क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। आप इस पूरे बीच वाले पार्ट को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट कैसे करोगे, देखो ये सब भूल जाओ। अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि हमारे पास एक Na H2PO4 था, इस Na H2PO4 को हमने कन्वर्ट कर दिया है Mg2P2O7 में। इस Mg2P2O7 मतलब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, जिसका मास है 3.33 ग्राम, और हमारे पास जो Na H2PO4 है इसका मास है x ग्राम, और हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप देखो, आप बेसिकली क्या कर रहे थे, फास्फोरस का एस्टिमेशन कर रहे थे। अगर आप फास्फोरस का एस्टिमेशन कर रहे थे तो आपको समझ में आना चाहिए कि Na H2PO4 में जितना भी फॉस्फेट प्रेजेंट था, वो पूरा का पूरा फॉस्फेट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में। मतलब Na H2PO4 के अंदर जो फॉस्फोरस था, वो फॉस्फोरस हमारा Mg2P2O7 के अंदर आ गया। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोरस एस्टिमेशन। एस्टिमेशन करने का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी एक एलिमेंट या फिर हर एक एलिमेंट की कंपोजिशन निकालना, उसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। इसलिए हमने क्या करा, Na H2PO4 के अंदर जो फॉस्फोरस था, हमने इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करा कि जो पूरा का पूरा फास्फोरस जो था Na H2PO4 का, वो कन्वर्ट किस में हो गया, Mg2P2O7 में। इसका मतलब अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो POAC। और POAC हम किस पे अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई द POAC ऑन फास्फोरस। हमें फास्फोरस के ऊपर क्या करना है, POAC अप्लाई करना है। तो POAC क्या कहती है, टोटल एटम्स ऑफ फास्फोरस in Na H2PO4 is equal to total atoms of phosphorus in Mg2P2O7। ये समझ में आ गया, आपको ये अप्लाई करना है। अब आप देखो, आपके पास Na H2PO4 का मास कितना है, x ग्राम। तो अगर मैं Na H2PO4 का क्या निकालू, मोल्स निकालो, तो मोल्स कितना आ जाएगा, तो मोल्स आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। जब आप इसका Na H2PO4, इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120। कितना आ जाएगा आपके पास, 120। तो ये तो बेटा मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके हैं, ये मोल्स आ गए मेरे पास Na H2PO4 के। अब आप देखो, Na H2PO4 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए फास्फोरस के एक फास्फोरस एटम की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब Na H2PO4 के XY 120 मोल्स बनाने के लिए कितने फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी, इतने फास्फोरस मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मोल्स ऑफ फास्फोरस रिक्वायर्ड, इतने मोल्स ऑफ फास्फोरस की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। अब आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बन रहा है। अब जो मेरा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है, इसका मास कितना है, 3.33 ग्राम। तो इसके अगर मैं मोल्स निकालूंगा तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास निकालता हूं इसका 24 इंटू 2 प्लस 31 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7, 222। तो मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, 222। तो बेटा ये तो हमारे पास मोल्स आ गए, किसके मोल्स आ गए, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के। अब आप देखो कि मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो फास्फोरस एटम की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के इतने मोल्स बनाने के लिए 2 टाइम्स ऑफ दिस मोल्स ऑफ फास्फोरस रिक्वायरमेंट होगी। मोल्स ऑफ
फास्फोरस। बस अब आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3.6 ग्राम। तो एक बार आप चाहो तो आप इसको सॉल्व भी करके देख लेना खुद से, यही वैल्यू आपके पास आएगी। क्या हो रहा है इसमें, एक बॉक्स नहीं बन पा रहा ढंग से। अब सही है बेटा, दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो गया है आंसर। इस तरीके से देखो आप पीओएसी जब भी हम अप्लाई करेंगे, तो पीओएसी अप्लाई करने के बाद मैं इसका आंसर पहले लिख देता हूं। आंसर कितना आ जाएगा 3.6 ग्राम ऑफ सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप पीओएसी अप्लाई करके क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां देखो आप, पूरी हमें इस बीच में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जब भी आप पीओएसी अप्लाई करोगे, आपको पहले देखो एडवांटेज क्या है। जब भी हम पीओएसी अप्लाई करेंगे तो पूरी केमिकल रिएक्शन लिखने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारा कोई कौन सा एलिमेंट रिएक्टेंट में था, वो पूरा का पूरा एलिमेंट प्रोडक्ट में भी किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो हमें केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, हमें केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो कितना इजी पार्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 gram of organic compound was digested by the Jeldar method. The evolved ammonia was absorbed in 60 ml of 0.1 molar sulfuric acid. The unreacted acid required 20 ml of 0.1 molar sodium hydroxide for the complete neutralization. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज, हमें क्या बताना है, कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज बतानी है। तो बेसिकली आप यहाँ देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसको मैंने ले लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो मास कितना है 1.4 ग्राम। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, पर मुझे इतना पता है अगर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहे हो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन तो होगी, नाइट्रोजन तो होगी और नाइट्रोजन के अलावा और क्या क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया? मैं क्या कर रहा हूं, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए। तो हमें इतना समझ में आ गया कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अलावा और क्या क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है। तो मैंने एक नाइट्रोजन ले लिया, बाकी सब कुछ अदर्स ले लिया। अब मैं काम करता हूं कि अपना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो भी ले लेता हूं, एक्स मोल्स ले लेता हूं। कितना? एक्स मोल्स ले लेता हूं। अगर नाइट्रोजन के एक्स मोल्स है तो मास भी निकाल सकता हूं। अगर आपसे पूछा गया मास क्या होगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14। तो 14x ग्राम क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 14x। अब हो क्या रहा है देखो, जब आप इसका क्या कर रहे हो, जिल्दार मेथड से डाइजेशन करा रहे हो, लिखा हुआ है ना डाइजेस्टेड बाय जिल्दार मेथड, जिल्डाल या जिल्डल मेथड, जो हमारा जिल्डाल मेथड है, जब आप उससे डाइजेशन करा रहे हो तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हमारा जब जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गई, वो नाइट्रोजन हमारी कन्वर्ट हो गई अमोनिया में। अब आप देख सकते हो कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें एक एटम ऑफ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजन एटम से एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनती है। तो हमने नाइट्रोजन के जो मोल्स लिए हैं वो मोल्स कितने लिए, हमने एक्स मोल्स। तो एक्स मोल्स नाइट्रोजन से कितने कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा, एक्स मोल्स ही अमोनिया का बनेगा। यहां तो समझ में आया आपको? हमारे पास नाइट्रोजन के जो मोल्स थे वो नाइट्रोजन के मोल्स कितने, एक्स मोल्स हैं। और हमें पता है कि नाइट्रोजन का एक एटम अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो नाइट्रोजन के एक्स मोल्स अमोनिया के कितने मोल्स बनाएंगे, एक्स मोल्स बनाएंगे। अब आप कर क्या रहे हो आगे, जो ये अमोनिया गैस बनी
इसको आपने क्या करा है, आपने एक 60 ml 0.1 सल्फ्यूरिक एसिड एक सॉल्यूशन था, उसने क्या करा, इस अमोनिया को इवॉल्व कराया। द इवॉल्व अमोनिया वाज एब्सॉर्ब इन 60 ml 0.1 मोलर, यहाँ पे मैं लिख भी हाईलाइट कर देता हूं, द इवॉल्व अमोनिया, जो भी अमोनिया बनी थी, was absorbed in 60 ml of 0.1 molar sulfuric acid. इसको एब्जॉर्ब किया गया है 60 ml of 0.1 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारे पास क्या था, एक सल्फ्यूरिक एसिड था। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 का एक सॉल्यूशन था। इसका वॉल्यूम कितना था, 60 ml। इसकी मोलैरिटी कितनी थी, 0.1 मोलर। तो जो हमारे पास अमोनिया गैस बनी, इस अमोनिया गैस को क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया गया। अब आगे पढ़ो। अब एक बार बताओ, अगर मेरे पास अमोनिया गैस, जितना सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब कर सकता था, अगर उतने अमाउंट में अमोनिया गैस प्रेजेंट होती, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करेगा। फिर से समझने की कोशिश करो। सल्फ्यूरिक एसिड का एक अमाउंट है, अमोनिया गैस का एक अमाउंट है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने के लिए अमोनिया गैस की रिक्वायरमेंट है, जितना मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर मेरे पास उतनी ही अमोनिया गैस है, इसका मतलब पूरा का पूरा एसिड अमोनिया गैस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा। पर क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में इसने बोला है द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर 20 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब हुआ क्या है कि हमारे पास जो हमने H2SO4 सॉल्यूशन था, इस H2SO4 सॉल्यूशन ने क्या करा, अमोनिया को एब्जॉर्ब करा, और अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ H2SO4 एसिड कैसा रह गया, अनरिएक्टेड। समझ में आ रही है बात? तो आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि अमोनिया गैस ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, क्या हुआ हमारे पास। हाँ चलिए, ये क्या हो गया हमारे स्क्रीन को, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन, एकदम स्क्रीन मेरी ब्लैंक हो गई। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, आपको बता रहा था कि हमारे पास जो H2SO4 था 60 ml और 0.1 मोलैरिटी का, उसके अंदर जो भी अमोनिया गैस थी, उस अमोनिया गैस को उसने अब्सॉर्ब करा। अगर अमोनिया गैस सफिशिएंट अमाउंट में होती, तो पूरा का पूरा H2SO4 उस अमोनिया गैस के साथ क्या करता, रिएक्ट करता। ठीक है, पर हमारे पास जो अमोनिया गैस है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट थी, इसलिए क्या करा, H2SO4 ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, और रिएक्ट करने के बाद भी कुछ अमाउंट में हमारा H2SO4 क्या है, अनरिएक्टेड रह गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है बेटा, अमोनिया गैस H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रही है। अमोनिया गैस क्या कर रही है, हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करने के बाद यहां पे मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, तो बनेगा अमोनियम सल्फेट। क्या बनेगा हमारा, अमोनियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन की वो बैलेंसिंग देख देते हैं। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग, आई थिंक अब ये मेरे पास जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। तो हो क्या रहा है बेटा, x मोल्स अमोनिया गैस थी, अमोनिया गैस कितनी थी हमारे पास, x मोल्स, और ठीक है, और हमारे पास जो H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम 60 ml है, और जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है। तो आप यहां से मोल्स निकाल सकते हो, तो मोल्स क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम मेरा किस में, ml में, तो मोल्स भी किस में आएंगे, मिली मोल्स में आएंगे, तो 6 मिली मोल्स आएंगे, 6 मिली मोल्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारा अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो, मैं डायरेक्ट कुछ चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अमोनिया गैस का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, और H2SO4 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसका मतलब अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पास 2:1 का है, तो मोल रेशो भी क्या आएगा, 2:1 का ही हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब x मोल अमोनिया को H2SO4 के साथ अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना है, तो कितना H2SO4 चाहिए हमें, XY2 H2SO4 के मोल्स की रिक्वायरमेंट है। कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, XY2 मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायरमेंट है। अब बेटा मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2SO4। फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करूंगा, वहां से मोल्स की वैल्यू निकालूं। अब डायरेक्ट अब निकालना सीखो, तो ठीक है, x मोल अमोनिया के लिए XY2
मोल्स ऑफ H2SO4 की रिक्वायरमेंट है। पर हमारे पास जो H2SO4 के टोटल मोल्स है वो कितने हैं, 6 मिली मोल्स, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 0.006 मोल्स, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 0.006 मोल्स। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश। ठीक है, मैं क्या बताया था, आई थिंक थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू था, इस वजह से वॉइस मेरी कट हो रही है। एक बार फिर से सुन लो बेटा। मेरे पास जो H2SO4 के जो टोटल मोल्स हैं वो टोटल मोल्स कितने हैं 0.006। अमोनिया को H2SO4 के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, XY2 मोल्स की। इसका मतलब H2SO4 के रिमेनिंग मोल्स कितने हैं आप यहां पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, द अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के अनरिएक्टेड मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स में से आप क्या करोगे, द मोल्स विच इज रिक्वायर्ड बाय अमोनिया, उनको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ये मोल्स कैसे हैं मेरे पास, H2SO4 के अनरिएक्टेड मोल्स। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में समराइज करूंगा, अरे एक लाइन और बता दूं मैं, द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर्ड 20 ml एंड 0.1 मोलालिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो अनरिएक्टेड H2SO4 है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है। और कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है, 20 ml एंड 0.1, 20 ml एंड 0.1 मोलर ऑफ NaOH की। तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन को, एसिड बेस के साथ जो रिएक्शन होती है सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट बनेगा हमारे पास सोडियम सल्फेट प्लस वाटर 2H2O। तो मैंने इस रिएक्शन को क्या करा, मैंने इस रिएक्शन को एक बैलेंस रिएक्शन कर दिया। तो बेटा है क्या, H2SO4 के जो अनरिएक्टेड मोल्स हैं उनको 20 ml 0.1 मोलर ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, अपना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो H2SO4 के मोल्स हमारे पास कितने हो गए, H2SO4 के कितने मोल्स हैं हमारे पास 0.006 माइनस XY2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है वो कितना है, H2SO4 के लिए 1 और NaOH के लिए 2। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो में समझ में आता है, इसका मतलब मोल रेशियो भी सेम होना चाहिए। एक बार मैं चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NaOH is equal to mole of H2SO4 divided by मोल ऑफ NaOH। ठीक है बेटा, NaOH का वॉल्यूम पता है मुझे, NaOH की मोलैरिटी पता है, तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 मिलीमोल्स, या फिर अगर हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स कितने हो जाएंगे 0.002 मोल्स। ठीक है, तो अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। Stoichiometric coefficient of H2SO4 is 1, NaOH is 2, moles of H2SO4 is 0.006 minus XY2 and the moles of NaOH कितना आ गया 0.002। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, 0.002 डिवाइड बाई 2 0.006 माइनस आंसर इंटू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगी 0.01 मोल्स। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 मोल्स। अब आप x की वैल्यू का मतलब है जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं 0.01 मोल्स। या फिर मास की बात करेंगे तो x की वैल्यू पुट करोगे तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.14 ग्राम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं और फिर आपको करने में मजा आएगा। बेसिकली क्या था, आप यहां देखिए, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। बेसिकली मेरे पास क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, मेरे पास क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था 1.4 ग्राम। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो चीजें थी, एक नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के अलावा कुछ एक और होगा, वो मुझे नहीं पता क्या है। बेसिकली अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर रहा हूं नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए, इसका मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन तो है ही है। अब हमने करा क्या, हमने सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाइजेशन किया बाय द जेल्डार मेथड से। जेल्डार एक मेथड है, इसकी हेल्प से हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करा, डाइजेशन किया है। डाइजेशन करने के बाद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी नाइट्रोजन थी वो पूरी की पूरी अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, समझ में आया।
तो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा है, मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के मोल कंसीडर करे एक्स मोल। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के एक्स मोल है तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 14 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14x ग्राम। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देख सकते हो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, पर नाइट्रोजन मेरे पास कितने एक्स मोल है, तो नाइट्रोजन अगर एक्स मोल है तो अमोनिया के भी मेरे पास एक्स मोल बनेंगे। फिर हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में, समझो इसे। आपने क्या करा है, सबसे पहले जो भी गैस बनी अमोनिया, इस अमोनिया गैस को आपने एक H2SO4 के सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है 60 ml और मोलैलिटी है 0.1 मोलर, उसके अंदर आपने एब्जॉर्ब कराया। अब हुआ क्या कि H2SO4 ज्यादा था, अमोनिया गैस कम थी, तो H2SO4 जितना अमोनिया, H2SO4 ने पूरी अमोनिया को तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद भी कुछ H2SO4 हमारा कैसा रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। तो सबसे पहले हमने क्या करी, अमोनिया की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई और अमोनियम सल्फेट बनाया। अमोनिया के मोल मेरे पास x थे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2:1 का था, इसका मतलब x मोल अमोनिया के लिए xy2 मोल्स ऑफ H2SO4 की रिक्वायरमेंट है। पर जो मेरे पास H2SO4 है उसके जो टोटल मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.006 मोल्स। इसका मतलब H2SO4 के xy2 मोल्स ने तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दी, तो बाकी का जो अनरिएक्टेड मोल्स है, हमारे जो अनरिएक्टेड मोल्स होंगे H2SO4 के, वो कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 माइनस रिएक्टेड मोल ऑफ H2SO4 विद अमोनिया, तो कितना आ जाएगा 0.006 माइनस xy2 मोल्स। यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो अनरिएक्टेड मोल्स थे H2SO4 के, उन्होंने रिएक्शन करी NaOH के साथ और रिएक्शन करके बनाया सोडियम सल्फेट, मतलब बेसिकली एसिड बेस की रिएक्शन हो गई। एसिड बेस की रिएक्शन में क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म होता है। अब जो अनरिएक्टेड मोल्स थे H2SO4 के, इन्होंने NaOH के मोल्स के साथ रिएक्ट करा। NaOH के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करा वो हमने कैसे निकाला, हमें NaOH का वॉल्यूम पता था, NaOH की हमें मोलैरिटी पता थी, तो मोल्स कितने आ गए, 0.002 मोल्स आ गए। ठीक है, हमने अपना स्टोइकियोमेट्री यूज करी। स्टोइकियोमेट्री यूज करने के बाद हमने यहां से क्या करा, x की वैल्यू फाइंड आउट करी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.01। इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के 0.01 मोल्स प्रेजेंट है। 0.01 मोल्स प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना है, 0.14 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in the compound is equal to mass of nitrogen divided by mass of organic compound into 100। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 0.14, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 14, कितना था हमारे पास, एक बार चेक करूं मैं, हाँ 1.4 ग्राम था, 14 नहीं था, 1.4 ग्राम था। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.4 ग्राम था इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 10%। सॉल्व करने पे आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 10%। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आया हमारे पास, देखो ये मेंस 2014 का क्वेश्चन है, हमारे पास मेंस 2014 का क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पढ़ते ही घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझो क्वेश्चन में है क्या, जो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन में करते जाओ, तो क्वेश्चन में आपका आंसर हमेशा इजीली से आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार चाहोगे तो मैं फिर से बता सकता हूँ, था क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसके अंदर नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन का हम एस्टिमेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाइजेशन किया विद द हेल्प ऑफ जिल्दाल मेथड, तो जो भी नाइट्रोजन था वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने उस अमोनिया को H2SO4 में डाला, जिसमें H2SO4 के 0.006 मोल्स थे। तो H2SO4 ने अमोनिया को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करके अमोनियम सल्फेट बनाया। क्योंकि H2SO4 ज्यादा था, अमोनिया कम थी, तो H2SO4 के कुछ पार्ट क्या रह गया, अनरिएक्टेड। जो अनरिएक्टेड पार्ट था उसको हमने रिएक्ट कराया बेस के साथ, जिसका नाम था NaOH। और कितने मोल्स लिए हमने NaOH के, 0.02 मोल्स लिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन की क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये भी मेंस 2015 का ही क्वेश्चन है, आप चाहो चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। इन अ कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 250 milligram of organic compound gave 141 milligram of AgBr। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास आपको 250 ग्राम है, अब वो आपको क्या दे रहा है 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr दे रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है बेटा, सबसे पहले हमें यहां समझना पड़ेगा हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस का मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे पास हैलोजेंस। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। मेरे पास क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो मास कितना है 250 mg है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, कोई एक हैलोजन है। सपोज करो हैलोजन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी एक हैलोजन है, और हैलोजन भी कौन सी होगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है AgBr बन रहा है। AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है, इसका मतलब हैलोजन भी कौन सी होगी, ब्रोमीन होगी। अब कोई सी भी मत लो, डायरेक्ट ब्रोमीन की बात करो। तो हैलोजन हमारे पास कौन सी होगी, ब्रोमीन होगी। अब बाकी क्या होगा, बाकी कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने उसको बोला अदर्स। ठीक है, अब मैंने करा क्या है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन थी। ब्रोमीन मैंने मान के चला, सपोज करो x ग्राम ब्रोमीन है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है x ग्राम ब्रोमीन है। जब मैं एक कैरियस मेथड यूज कर रहा हूं, कौन सा मेथड, कैरियस मेथड। तो कैरियस मेथड से जब मैं एस्टिमेशन कर रहा हूं, कैरियस मेथड, एस्टिमेशन बाय कैरियस मेथड या कैरियस मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन। जब मैं कैरियस मेथड यूज कर रहा हूं एस्टिमेशन के लिए, तो हो क्या रहा है, जो भी ये ब्रोमीन थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, AgBr में। किस में कन्वर्ट हो गई है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब कितना ग्राम AgBr बना, 141 मिलीग्राम। 141 मिलीग्राम बना। आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, आपसे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसका मास 250 mg था, जो भी ब्रोमीन थी वो ब्रोमीन मेरी किस में कन्वर्ट हो गई है, वो ब्रोमीन हमारी कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, AgBr के अंदर। इसका मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम ऑफ Br, number of atom of Br in organic compound, in organic compound। या फिर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूं मैं। यहाँ पे हम एक काम, इसको मैं तो हटाता हूं पहले, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूं, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ POAC को। अब POAC किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई POAC ऑन Br। Br पे हम POAC अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा ब्रोमीन हमारे पास x ग्राम है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकालें तो इसका मतलब पहले क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, NBr इज इक्वल टू NBr या NAgBr। इस तरीके से आप लिखो, या फिर आप इसे चाहो तो पूरा लिख लो, कंप्लीट लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूज नहीं होगे। तो ब्रोमीन के एटम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एटम ऑफ Br is equal to atoms of Br in AgBr, in AgBr। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करो, देखो एटम ऑफ Br निकालना है। तो Br का आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर Br मतलब ब्रोमीन का आपने मास ले लिया x ग्राम, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। ब्रोमीन का मोलर मास होता है 80 into 1, दैट इज इक्वल टू एटम ऑफ Br इन AgBr। AgBr का अगर आप मास देखोगे दैट इज 141, और इसको आप मोलर मास ऑफ AgBr से डिवाइड करोगे तो सिल्वर होता है हमारे पास
08, अब ब्रोमीन होता है 80, तो 188 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 188 इंटू वन। तो इस पूरी इक्वेशन में बेटा हमारे लिए क्या है, x अननोन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60, और x हमने लिया क्या है, x हमने लिया है द मास ऑफ ब्रोमीन। x हमने क्या लिया है, मास ऑफ ब्रोमीन। तो ये किस में आ गया, ग्राम में आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, मतलब मास परसेंट पूछी गई है। सो द मास परसेंट ऑफ ब्रोमीन अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, दैट इज मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना है 60, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 250। कितना है हमारे पास 250, 250 इंटू 100। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 24%। कितना आ जाएगा 24%। जल्दबाजी में जैसे ही 60 ग्राम आपका आंसर आएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे क्योंकि वो ये अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये भूल चुके होंगे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड पूछा गया है। आपसे ब्रोमीन का अमाउंट नहीं पूछा है। जो 60 आ रहा है वो 60 क्या आ रहा है, 60 ग्राम जो आ रहा है ब्रोमीन का अमाउंट आ रहा है, पर आपसे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी। दिस इज अवर आंसर 24%। तो एक बार मैं क्वेश्चन को समराइज करूंगा लेक्चर वाइंड अप करने से पहले। था क्या बेटा, हमने कैरियस मेथड का यूज किया फॉर द, मैं हाइलाइटर यूज करता हूं ताकि अच्छा लगे आपको। हम कैरियस मेथड का यूज कर रहे हैं हेलोजन का एस्टिमेशन करने के लिए। तो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास कितना है 250 मिलीग्राम है, ठीक है। और जब आप कैरियस मेथड से हेलोजन का एस्टिमेशन करते हो तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी हेलोजन थी वो हेलोजन आप क्या फॉर्म करती है 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हेलोजन है वो क्या है, वो ब्रोमीन है। तो आपने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका मास 250 मिलीग्राम आपको गिवन था। आपने इसके दो पार्टीशन किए, एक पार्टीशन करा आपने ब्रोमीन का, एक पार्टीशन आपने करा अदर्स का। और ब्रोमीन का जो आपने मास ले लिया वो ले लिया x ग्राम। जब आप कैरियस मेथड से एस्टिमेशन करोगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। और इस सिल्वर ब्रोमाइड का जो मास आएगा वो मास कितना आएगा 141 मिलीग्राम। अब आप क्या करोगे, आप अपना पीओएसी अप्लाई कर रहे हो। पीओएसी किस पे अप्लाई करोगे, ब्रोमीन पे आप पीओएसी अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एटम ऑफ ब्रोमीन, टोटल एटम ऑफ ब्रोमीन is equal in a organic compound is equal to total atom of bromine in AgBr। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, POAC क्या कहती है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ब्रोमीन इन AgBr। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें ब्रोमीन का मास पता है। तो मास पता है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन के मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। और ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है 80। तो ये हमने क्या निकाला, XY80 इज द मोल्स ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनटू 1 मैंने कर दिया, इज इक्वल टू एटम ऑफ ब्रोमीन इन AgBr। क्योंकि मुझे AgBr का मास गिवन था, तो AgBr को अगर मैं AgBr के मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स ऑफ AgBr आएंगे। तो दिस वैल्यू इज द मोल्स ऑफ AgBr। अब आप देख सकते हो कि AgBr का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है। किसकी, एक ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब AgBr के इतने मोल्स बनाने के लिए हमें 141 डिवाइडेड बाय 188 इंटू 1 मोल्स ऑफ ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुका हूं कि आप पीओएसी इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट के मोल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई, दैट इज 60 ग्राम। तो ये जो 60 ग्राम है, दिस 60 ग्राम इज द मास ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 24%। ठीक है, so this is all about the POAC principle of atom conservation। आप देख सकते हो कि हमारा 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये आज हमने सीखा।
अब नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ मोल कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो H2O2 होता है वो हाईली क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाता है और क्या डिकम्पोज होकर क्या देता है, वाटर और ऑक्सीजन। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ जो कि मेरी मोल कॉन्सेप्ट की सेकेंड लास्ट क्लास होगी। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर आप यहाँ देखना चाहो मैं दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 20 जो होने वाला है। और यहाँ देखो आप लास्ट क्लास में मैं मेंस 2018 में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, मेंस 2019 का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय 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 स्टूडेंट।